क्लास 12 हिंदी से डर लग रहा है? डोंट फियर, द आंसर इज हियर। क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम 21 फरवरी को होने वाला है और तुम लोगों के लिए हिंदी इलेक्टिव का वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस बताया जाएगा वही तुम लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से कॉपी कलम निकाल लो और यहाँ पर जितना क्वेश्चंस बताया जा रहा है सारा क्वेश्चंस नोट करो, क्योंकि यही तुम लोगों के एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पर मैं तुम लोगों को देवसेना का गीत, कर्नेलिया का गीत और सरोज स्मृति चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस है जो तुम लोगों के पेपर में छपने वाला है सारा बताऊंगा। इसके बाद हमारा और भी वीडियो आएगा, तुम लोग हर एक वीडियो को देख लेना, जिससे तैयारी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है देवसेना का गीत और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। मैं आपको आगे ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसको देख लीजिए, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। हर एक क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है देवसेना का गीत, ये एक लव स्टोरी वाला चैप्टर है। इसमें हमारा एक देवसेना होती है जो स्कंदगुप्त से बेइंतहा यानी कि बहुत ही ज्यादा बेहद प्यार करती थी, लेकिन ये जो प्यार होता है एक तरफा होता है। देवसेना को स्कंदगुप्त का प्यार कभी भी नहीं मिलता है। बस इसी प्रकार से ये चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। एक बार आप लोग इस चैप्टर को जरूर पढ़ना, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आप लोग यहाँ पे देखो, इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देवसेना की हार या निराश के कारणों पर विचार करें। देवसेना का जो लाइफ है ना, इसके लाइफ में इसको हमेशा हार ही मिला है, हमेशा निराशा ही मिला है। तो क्या क्या हार है, क्या क्या निराशा है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं देवसेना की हार या निराशा के निम्नलिखित कारण है। सबसे पहला क्या है? राजकुमारी देवसेना सम्राट स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु देवसेना स्कंदगुप्त का प्रेम न पा सकी। ठीक है, न पा सकी, यानी ये स्कंदगुप्त से बेहद प्यार करती थी, लेकिन देवसेना को स्कंदगुप्त का प्यार कभी भी नहीं मिल पाया। वे बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उनको अपना प्यार नहीं मिला। दूसरा क्या है देख सकते हैं, देवसेना के पिता पहले ही मृत्यु की गोद में समा चुके थे तथा भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ था। आप देख सकते हैं न ही इनका बाप था न ही इनका भाई था। पिताजी पहले ही मर चुके थे और भाई भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त कर चुके थे। तीसरा पॉइंट क्या है देख सकते हैं, वह दर दर भिक्षा मांगकर गुजारा कर रही थी। उसे प्रेम का ही सहारा था, परंतु उसे प्रेम भी नहीं मिला। वे दर दर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। उसे अपने प्यार का, प्रेम का, लव का सहारा था, लेकिन उसे स्कंदगुप्त का प्यार भी नहीं मिलता है। वही चीज लिखा गया है सिंपल और इजी तरीके से, आप लोग इसको अच्छे से कर लो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है? यहाँ पर आशा को बावली कहा गया है। आशा, कोई भी चीज को लेकर जैसे आस होता है, तो यहाँ पर कवि ने आशा को क्या कहा है? बावली कहा है। तो क्यों कहा है? तो देखिए, कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य आशा के भरोसे ही जीता है। एक आस में इंसान जीता है कि चलो भाई ये है, सब कुछ संभाल लेगा। अभी जैसे आप लोग मेरे भरोसे हो कि सर हमें सब कुछ पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम में हमारा अच्छा मार्क्स आएगा, तो वही बात है। कवि ने आशा को बावली इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य जो होता है ना, ये आशा के भरोसे ही जीता है। आशा कभी कभी मनुष्य को बावला यानी कि पागल कर देती है। जब कोई मनुष्य
किसी से प्रेम करने लगता है तो वह अपने मन में उसको लेकर बहुत सारी आशाएं पालने लगता है, तरह 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 के सपने बुनने लगते हैं। आप देखना, यदि आप भी कोई प्यार करते हो तो आपको भी पता चलेगा। आप हमेशा अपने गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सोचते रहते हो, या फिर कोई भी इंसान दुनिया में है, वो अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहता है। बहुत सारी आशाएं उनके मन में चलती रहती है। आगे देखिए, जिससे वह प्रेम करता है वह उससे प्रेम करें या ना करें, वह अपनी आशाओं के सहारे सपनों के संसार में विचरण करते रहता है। उसके प्यार में वह बावला हो जाता है। इसी कारण आशा को बावली कहा गया है। यहाँ पर सिंपल सा बात है, कोई भी इंसान यदि किसी से प्रेम करता है, प्यार करता है, तो वह उसके बारे में सोचेगा। बहुत सारी आशाएं जुड़ी रहती है और आशा के ही हिसाब से हमें पता चलता है कि उसे हमें प्यार करना है या फिर नहीं करना है। यदि सब कुछ सही चल रहा है तो सब कुछ सही है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ चल रहा है तो सब कुछ खत्म। तो यहाँ पर भी वही चीज बोला जा रहा है, जिससे वो प्रेम करता है वह उससे प्रेम करें या ना करें, वो अपनी आशाओं के सहारे सपनों के संसार में विचरण करते रहता है। आप एक चीज गौर करना, मान के चलो कोई लड़की है, कोई गर्ल है, इसका जो भी बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड के साथ क्या होता है, इनका बहुत सारा आशा जुड़ा हुआ रहता है। उसी प्रकार से मान के चलो कोई भी लड़का है जिससे वह प्यार करता है, उस लड़की से बहुत सारे आशाएं जुड़ी रहती है। अगर आशा पूरा हुआ तो प्यार आगे बढ़ेगा, आशा नहीं पूरा हुआ तो प्यार आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके प्यार में वो बावला हो जाता है। इसी कारण आशा को क्या कहा गया है, बावली कहा गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देवसेना का गीत में देवसेना को किन रूपों में प्रस्तुत किया गया है? यहाँ पर किन किन रूपों में देवसेना को प्रस्तुत किया गया है, देवसेना के बारे में बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहला, स्कंदगुप्त से एक तरफा प्यार करने वाली नारी। मतलब यहाँ पर जो देवसेना है एक ऐसी नारी है जो स्कंदगुप्त से एक तरफा प्यार करती है। दूसरा है, जो देवसेना है वह दुखी है और वह निराश है। जो देवसेना है वह मालवा की राजकुमारी है। जो देवसेना है वो अपने जीवन से हताश है, वो अपने जीवन से खुश नहीं, वो जीवन से क्या है, हताश है। प्रेम जाल में फंसी एक नारी, एक ऐसी नारी जो प्रेम में पूरी तरीके से डूब गई है। मोहजाल में फंसी एक नारी, ये मोह जाल में फंसी हुई है। जीवन भर वेदना सहने वाली नारी, यह एक ऐसी नारी है जिसको जीवन भर दुख दर्द तकलीफ वेदना ही मिला है। जीवन भर संघर्ष करने वाली नारी, और ये जो देवसेना है ये जीवन भर संघर्ष किए। मनोव्यथा से पीड़ित नारी, इनके मन में बहुत ज्यादा व्यथा था, बहुत ज्यादा दर्द था, सीना में बहुत ज्यादा दर्द था, तकलीफ था। किसी को प्यार करो, अगर वह ना मिले ना, ये बहुत खराब दर्द होता है जो यहाँ पर देवसेना को हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट करें। यहाँ पर एक लाइन है, मैंने भरमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इस लाइन के बारे में आपको बताना है कि ये लाइन आखिर में क्या कहता है। तो आप देखो ये लाइन क्या कहता है, देवसेना निराश और दुखी होकर जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। इस लाइन में ये बताया जा रहा है कि जो देवसेना है वो जीवन के उस पल को, उस समय को याद करती है जब ये स्कंदगुप्त से बेहद प्यार करते थे। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, परंतु स्कंदगुप्त विजया से प्यार करते थे। देखो गजब का प्यार चल रहा है। देवसेना प्यार कर रही है स्कंदगुप्त को और स्कंदगुप्त प्यार कर रहा है किसको, विजया को। उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह मन में पाली, किंतु यह मेरा भ्रम ही था। देवसेना बोल रही है कि मैंने स्कंदगुप्त से बेहद प्यार किया,
हर एक कोशिश किया, लेकिन मैं उसे पा न सकी। ये मेरे मन का क्या है? एक भ्रम है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं पा सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप होता है। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ, इसको आप पूरा लिख दोगे। बात क्लियर? समझ में आ रहा है? इसको आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए। क्वेश्चन है, मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई। इन पंक्तियों में दुर्बल पदबल और हारी होड़, ये दोनों का मतलब आप लोगों को बताना है। मतलब ये जो दो सेंटेंस देख पा रहे हैं, दो वाक्य जो आप लोग देख पा रहे हैं, दुर्बल पदबल और हारी होड़ में निहित व्यंजना स्पष्ट कीजिए। तो देखो बाबू, सबसे पहले बात करते हैं दुर्बल पदबल, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे होड़ लगाई। तो दुर्बल पदबल ये जो है देवसेना के बल के सीमा के बारे में बताता है। ये जो दुर्बल पदबल है, ये देवसेना के बल के बारे में, देवसेना के ताकत के सीमा के बारे में बताता है कि देवसेना के पास कितना बल है, कितना ताकत है। देवसेना अपने बल की सीमा अच्छी तरह से जानती है। उसे पता है कि वह बहुत दुर्बल है, इसके बाद भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। दुर्बल पदबल, दुर्बल पदबल का मतलब यहां पर यह हो गया, इसका जो यूज है देवसेना के बल के सीमा के लिए क्या गया है। देवसेना को पता है कि वो बहुत ही ज्यादा दुर्बल है, वो स्ट्रांग नहीं है, उसके पास ज्यादा बल नहीं है, ज्यादा ताकत नहीं है, वह दुर्बल है, लेकिन फिर भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। पिताजी मर गए, भाई युद्ध में मारे गए, स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिला, लेकिन फिर भी वह अपने भाग्य से लड़ रही है। दूसरा है होड़ लगाई। होड़ लगाई पंक्ति में निहित व्यंजना देवसेना की लगन को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर होड़ लगाई से देवसेना का जो लगन है, किसी भी चीज को करने का जो लगन है, देवसेना को पता है कि उसे प्रेम में हार ही प्राप्त होगी, परंतु इसके बाद भी वह पूरी लगन के साथ परलय यानी कि हार का सामना करती है, वह हार नहीं मानती है। होड़ लगाई का माने होता है लगन। देवसेना को पता है कि स्कंदगुप्त का प्यार उन्हें कभी भी नहीं मिलेगा। वह प्यार से एक हारी हुई नारी है, लेकिन फिर भी वह लगन के साथ लड़ रही है कि काश प्यार मिल जाए। तो बस ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है कार्नेलिया का गीत, और इसके लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे देवसेना का गीत। देवसेना का गीत, ये जो देवसेना का गीत चैप्टर है, इस चैप्टर में देवसेना जो होती है ये स्कंदगुप्त से बेहद प्यार करती है, लेकिन देवसेना को स्कंदगुप्त का प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्यार था एक तरफा था। तो देवसेना का गीत चैप्टर जो है ये हमारा प्यार पर बेस्ड है, प्रेम पर बेस्ड है। और ये जो कार्नेलिया का गीत चैप्टर है, इस चैप्टर में भारत के सुंदरता के बारे में बताया गया है, यानी हमारे प्यारे से महान देश भारत के बारे में बताया गया है कि भारत देश किस प्रकार का है, भारत देश में क्या है क्या नहीं है, भारत देश की सुंदरता क्या है, ये सब चीज के बारे में बताया गया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्या है। कार्नेलिया का गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है, यानी इस चैप्टर में भारत देश के कौन कौन से विशेषताओं के बारे में बताया गया है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला देखिए क्या है, भारत देश मिठास से भरा हुआ है। मतलब इस चैप्टर में बताया गया है कि जो भारत देश है ना, ये मिठास से भरा हुआ है। दूसरा, यहाँ अनजान लोगों को भी सहारा दिया जाता है। यदि कोई भी अनजान लोग कोई बाहर देश से या फिर कहीं भी बाहर से अगर भारत देश आता है, तो अनजान लोगों को भी भारत देश सहारा देता है। यहाँ के पेड़ पौधों की सुंदरता अत्यधिक मनमोहक और आकर्षक है। भारत देश की जो पेड़ पौधा है ये बहुत ही मनमोहक है, आकर्षक है,
इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ हमेशा हरियाली छाई रहती है। भारत देश में हमेशा आपको हरियाली देखने को मिलेगा। पक्षी भी यहाँ की धरती और आकाश को पसंद करते हैं। जो पक्षियां हैं ये भी भारत देश के आकाश को, भारत देश के धरती को पसंद करते हैं। भारत के लोगों की आंखों में सबके लिए करुणा है और ममता की भावना रहती है। मतलब भारत देश की जो भी लोग हैं सभी लोगों के आंखों में क्या है, सबके लिए करुणा है, ममता है। यहाँ लहरों को भी किनारा मिल जाता है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है कि लहरों को किनारा किस देश में मिलता है, तो बोलोगे भारत देश में। यानी भारत देश में क्या होता है, लहरों को भी किनारा मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से भारत देश की विशेषताओं के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आगे देखिए, कार्नेलिया का गीत कविता में व्यक्त प्रकृति चित्रों को अपने शब्दों में लिखें। ये जो हमारा चैप्टर है कार्नेलिया का गीत, इस चैप्टर में प्रकृति के किस किस चित्र के बारे में जिक्र किया गया है वही आप लोगों को अपने शब्दों में लिखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, इस चैप्टर में कमल के फूल के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि नदी के जल में कमल के फूल खिले हैं। यानी भारत के जो नदी है, नदी के जल में क्या है, कमल के फूल खिले हुए हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। भारत में आप अगर देखोगे तो चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिलेगा। वही चीज इसमें लिखा गया है। पक्षियों का चहचहाना, पक्षियां जो है सुबह शाम चहचहाते रहती है, इसका भी जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। आगे देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, रात भर जागने के कारण तारे ऊँग रहे हैं। आप देखना कोई इंसान अगर रात भर जाग लेगा तो इस प्रकार से नींद में करेगा, ठीक है, इस प्रकार से नींद में करता है, मतलब बैलेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में बताया गया कि जो तारे हैं ना, लग रहा है कि वो रात भर जागा हुआ है, इसलिए वो टिमटिमा रहा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, टिमटिमा रहा है। वही चीज में लिखा गया है। इस चैप्टर में हरे भरे पेड़ के बारे में जिक्र किया गया है। फूलों की महक के बारे में जिक्र किया गया है और साथ ही साथ नदियों का बहना, जो नदियां हैं ये बह रही है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, इसके बारे में आपको बताना है। सिंपल सा बात यही है कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पर अनजान लोगों को भी सहारा दिया जाता है, अनजान लोगों का भी मदद किया जाता है। कोई चीज इसमें आपको लिखना है, आप देख सकते हो। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक ऐसा महान देश है जहां अनजान लोगों को भी आश्रय मिल जाता है। तो यदि अनजान लोग हैं ना, उन लोगों को भी भारत में आश्रय मिल जाता है, यही इसका मतलब हुआ। कवि ने भारत की विशालता का वर्णन किया है। उसके अनुसार भारत की संस्कृति और यहाँ के लोग बहुत विशाल हृदय के हैं। यहाँ पर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को ही आश्रय नहीं दिया जाता, बल्कि बाहर से आए अजनबी लोगों को भी सहारा दिया जाता है। केवल जो आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं उनको ही सहारा नहीं मिलता है, बल्कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर अजनबी को, जो अनजान लोग हैं, उन लोगों को भी सहारा दिया जाता है। यही हुआ इस सेंटेंस का मतलब। इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है, देख सकते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है। मतलब इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, ये आप लोगों को बताना है। यानी उड़ते खग का तात्पर्य यहाँ पर क्या है और बरसाती आंखों के बादल का तात्पर्य क्या है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं उड़ते खग का, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बरसाती आंखों के बादल का। तो उड़ते खग से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि जिस देश में बाहर से पक्षी आकर आश्रय लेते हैं वह हमारा देश भारत है।
बाहर से यदि कोई पक्षी भी आ जाए तो उसको भी भारत देश में सहारा मिल जाता है। भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पर केवल पक्षियों को सहारा नहीं दिया जाता है, बल्कि कोई अजनबी आ गया, कोई अनजान व्यक्ति आ गया, उसको भी सहारा यहाँ मिल जाता है। और ये लिखा गया है कि अर्थात भारत बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय देता है। भारत लोगों को आश्रय ही नहीं देता, बल्कि यहाँ आकर उन्हें सुख और शांति भी प्राप्त होती है। यह भारत की विशेषता है, ये आपको लिख देना है। ये हो गया उड़ते खग का मतलब। फिर है बरसाती आंखों के बादल। पंक्ति से विशेष अर्थ यह व्यंजित होता है कि भारतीय अनजान लोगों के दुख में भी दुखी हो जाते हैं। वो दुख आंखों में आंसू के रूप में निकल पड़ता है। यदि कोई अनजान आदमी भी दुखी है ना, तो भारत के लोग उस आदमी को देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। और दुख किस प्रकार से निकलता है, तो आंखों से आंसू निकलता है। तो ये आप लोग लिख दोगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यहाँ पर मैंने हर एक आंसर को लिखा है। आप यदि एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सरोज स्मृति, और इस चैप्टर के लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से करने वाले हैं। ये जो आप लोग चैप्टर देख पा रहे हैं सरोज स्मृति, इस चैप्टर को लेखक ने सरोज के याद में लिखा है। इस चैप्टर में सरोज का वर्णन किया गया है। जो लेखक है, लेखक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इनकी बेटी का नाम या फिर पुत्री का नाम है सरोज, और सरोज के याद में इस चैप्टर को लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो पत्नी थे, इनका देहांत पहले ही हो जाता है, और बाद में बेटी सरोज की भी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद निराला जी इस चैप्टर को लिखते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सरोज स्मृति। सरोज यानी इनके बेटी का नाम, स्मृति माने होता है याद, यानी बेटी के याद में इस चैप्टर को लिखा गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, सारा चीज आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कैसे भिन्न था? मतलब सरोज का जो विवाह हुआ था ये अन्य विवाहों से भिन्न था, अलग था। तो कैसे अलग था ये बताना है। आप नॉर्मली देखना, जिस किसी के भी घर में शादी होता है पूरा डीजे बजता है, आदमी लोग डांस करता है, डीजे बजता है, मेहंदी होता है, हल्दी होता है, नया नया कपड़ा लेता है, गाना बजाना, बहुत प्रकार का चीज होता है, मेहमान आता है, बहुत मजा आता है। इसी प्रकार से तो विवाह होता है, लेकिन सरोज के विवाह में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसीलिए सरोज का जो विवाह है अन्य विवाहों से अलग है, भिन्न है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सरोज का विवाह अन्य विवाहों से इसलिए भिन्न था क्योंकि सरोज के विवाह में न तो कोई विवाह के गीत गाए गए थे, न ही किसी को निमंत्रण पत्र दिया गया था, मेहंदी एवं हल्दी जैसे रस्म भी नहीं निभाए गए थे। एक तरह से कहा जाए तो सरोज का विवाह बहुत ही सादगी के साथ शांति नामक गीत से संपन्न हुआ था। मतलब न ही हल्दी हुआ, न ही मेहंदी हुआ, किसी को इनवाइट भी नहीं किया गया, गीत भी नहीं गाया गया, बस एकदम नॉर्मल शादी हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि सरोज का जो विवाह है ये अन्य विवाहों से भिन्न है, अलग है। ये क्वेश्चन आए तो आप ये वाला आंसर लिख देना। ये सब आपको रटना नहीं है, एक बार पढ़ो आपका याद हो जाएगा जो यहाँ पर आपका हो रहा है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई, ये आप लोगों को बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद बेटी सरोज के विवाह के समय पर आई। ये हमेशा होता है जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है, उस समय वैसे लोग जो हमारे बीच में नहीं है, जो इस दुनिया में नहीं है, वे अक्सर हमें याद आते हैं। जो यहाँ पर कवि के साथ भी वैसा ही होता है। जब कवि ने अपनी बेटी को
नववधू के रूप में देखा तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आई। विवाह के समय सरोज बहुत सुंदर लग रही थी, एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। इस समय कवि अपने स्वर्ग पत्नी को याद करते हैं, मन याद आ जाते हैं, और ये सबके साथ होता है, सबको याद आता है उस पल, उस घड़ी। इस महत्वपूर्ण घड़ी में माँ की भूमिका की कमी खली। कवि को लग रहा था कि अगर अभी सरोज की माँ होती तो सारा कुछ वही करती। एक कमी सा खल रहा था यहाँ पे, क्योंकि माँ ही विवाह के समय पुत्री को सुखी गृहस्थ जीवन की शिक्षा देती है। माँ ही बताती है कि आगे ससुराल में किस प्रकार से रहना है, तुम्हारा गृहस्थ जीवन अच्छे से कटे, सुखी से कटे। इसके लिए जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, माँ ही देती है, और यहाँ पर माँ ही नहीं है। पत्नी के न होने के कारण कवि को यह कार्य स्वयं करना पड़ा, जिससे उसे अपनी पत्नी की याद आई। माँ होती तो सारा काम वही करती, लेकिन यहाँ पर सरोज की माँ है ही नहीं, इसलिए सारा काम कवि को करना पड़ता है, जिस वजह से कवि जो है, कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद आई। ये आप लिख दोगे, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप लोग इसको पढ़ लेना। आगे देखो अगला क्वेश्चन। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि तर्पण का मतलब क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कवि ने अपनी पुत्री सरोज का तर्पण किस प्रकार किया। हिंदू धर्म में जब भी कोई मरता है तो सबसे पहले उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, फिर 10 दिन या फिर 15 दिन पाला जाता है, फिर घाट भोज होता है। बहुत सारे लोग मुंडन भी करवाते हैं, इन्हें टकला भी होते हैं, और घाट भोज होता है जो आप लोगों को पता है। यानी मरे हुए व्यक्ति के आत्मा के शांति के लिए कुछ क्रियाएं किए जाते हैं। हो सके अलग अलग समुदाय के लोग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म में होता है। यानी हिंदू धर्म में आत्मा के शांति के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसी को तर्पण बोला जाता है। तो सरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो कभी सरोज का तर्पण किस प्रकार से करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कवि अपनी पुत्री सरोज से बहुत प्रेम करता है। वो चाहता है कि मृत्यु के बाद सरोज का जीवन कष्ट से ना बीते। यहाँ पर जो कवि है ना, वो पुत्री सरोज से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था, और कवि यहाँ पर चाह रहे हैं कि मृत्यु के बाद सरोज का जीवन कष्ट से न बीते। इसलिए कवि अपने सभी अच्छे कर्मों को अपनी पुत्री को अर्पित कर देती है। ऐसे तो कवि के पास ऐसा कुछ खास था नहीं, केवल उनके पास अच्छे कर्म थे, तो सारा अच्छा कर्म जो है वो अपने पुत्री को दे देते हैं। भगवान को बोलते हैं कि मैं सारा अच्छा कर्म अपने पुत्री को दे रहा हूं, मृत्यु के बाद इनको कष्ट ना हो। हिंदू धर्म में श्राद्ध के समय तर्पण देने का रिवाज है। इस समय जल तथा अन्य सामग्री के साथ मरे व्यक्ति का तर्पण किया जाता है। घाट में, तालाब के घाट में या फिर नदी के घाट में पिंडदान वगैरह दिया जाता है, पानी दिया जाता है, अन्य सामग्री देकर उनके आत्मा के शांति के लिए तर्पण किया जाता है। तो यहाँ पर कवि क्या करते हैं, कवि के पास ऐसा तो कुछ था नहीं, इसलिए वह अपने अच्छे कर्मों को देकर सरोज का तर्पण करते हैं। कवि इसी समय अपनी पुत्री के लिए अपने अच्छे कर्मों को भेंट के रूप में अर्पित करता है। इस प्रकार एक पिता अपनी पुत्री को श्रद्धांजलि देता है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आकाश बदलकर बना मही में आकाश और मही शब्द किसकी ओर संकेत करते हैं? ये जो आकाश है और ये जो मही है, ये जो दो शब्द है ना, ये सरोज की ओर संकेत करता है। क्यों करता है, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। आकाश बदलकर बना मही में दोनों शब्द
कवि की पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। इसमें जो हमारा आकाश शब्द है और जो मही शब्द है, ये दोनों शब्द कवि की पुत्री सरोज की ओर संकेत करते हैं। इनसे कवि कहना चाह रहे हैं कि उनके स्वर्गीय पत्नी का स्वरूप उनकी बेटी में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा था। इसमें ये बताया गया है, कवि को ऐसा लग रहा है कि उनकी जो स्वर्गीय पत्नी है, उनका स्वरूप जो है, उनका जो रूप है, वो सरोज में दिख रहा है। वह जो कविताएं लिखते थे, उनमें जो कल्पना होती थी, आज वो उनकी बेटी के रूप में सच होती दिखाई दे रही थी। कवि जो थे ना, जो भी कविताएं लिखते थे, उनमें जो कल्पना होती थी, आज बेटी को देखकर, आज बेटी सरोज को देखकर उनको लग रहा है कि हमने जो कल्पना करके अपनी बेटी के बारे में लिखा है वो बिल्कुल सच है। वाकई में सरोज वैसी ही है। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख लोगे। आगे देखिए, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। इसके बारे में आप लोगों को बताना है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो लता लिखा हुआ है, लता का मतलब यहाँ पर माँ है, यानी माँ को यहाँ पर लता बोला गया है। सरोज की जो माँ है, माँ को यहाँ पर लता बोला गया है। और ये जो कली आप लोग देख पा रहे हैं, ये कली जो है, कली यहाँ पर बोला गया है सरोज को। और सरोज का जो पालन पोषण है ना, नानी घर में हुआ था, यानी माँ के मायके में हुआ था। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कली है ना, इसी लता से निकला है और इनका जो पालन पोषण है नानी घर में हुआ है, यानी कि माँ के मायके में हुआ है। इसी चीज को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई प्रस्तुत कविता सरोज स्मृति की इस पंक्ति के द्वारा कवि कहता है कि वह लता भी वहीं की थी जहां पर तू कली बनकर खिली है। लता यहाँ पर माँ को बोला गया है और इसी लता से ये कली खिली है, इसीलिए बोला जा रहा है वह लता भी वहीं की थी जहां पर तू कली बनकर खिली है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि सरोज का अपने ननिहाल, यानी कि नाना घर में ही पालन पोषण हुआ था। वो उसी कुल में एक कली के रूप में विकसित हुई, जिसमें उसकी माता एक लता के रूप में विकसित हुई थी। अब एक चीज आप लोग गौर करिए, माँ को यहाँ पर लता बोला गया है, माँ को क्या बोला गया है, लता बोला गया है। और ये जो लता है, ये जो माँ है, इनका पालन पोषण कहाँ हुआ है, तो सरोज के मामा घर में, सरोज के नानी घर में हुआ है, यानी कि माँ के मायके में हुआ है। और इसी लता से एक कली खिली है और इस कली का नाम है सरोज। और सरोज का जो पालन पोषण हुआ है, कहाँ हुआ है, वहीं हुआ है जहां पर माँ का हुआ है, यानी माँ के मायके में हुआ है, सरोज के नानी घर में हुआ है। इसीलिए यहाँ पर इस सेंटेंस को लिखा गया है कि वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। इसका आंसर आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखोगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, सरोज के नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में करें। सरोज के विवाह के समय सरोज एकदम नई नवेली दुल्हन लग रही थी। सरोज किस प्रकार से दिख रही थी, इसके बारे में आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है, और आपको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिखना है। ये नहीं कि अपने मन से लिख देना कि वो लंगा पहनी हुई थी, अच्छा सा मेकअप की थी, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो देखो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। कवि के अनुसार उनकी पुत्री सरोज विवाह के समय कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदरी लग रही है। विवाह के समय जो सरोज थी ना, एकदम कामदेव की पत्नी रति जैसी सुंदर दिख रही थी।
विभा की प्रसन्नता के कारण उसकी आंखों में चमक विद्यमान थी। विभा की प्रसन्नता के चलते उनकी आंखें एकदम खुशी से चमक रही थी। रूप और गुणों में वह अपनी मां की प्रतिछाया प्रतीत हो रही है। उनका रूप जिस प्रकार से था, गुण जिस प्रकार से था, कवि को लग रहा है कि साक्षात उनकी पत्नी ही है। यानी कवि को अपनी पत्नी का स्वरूप सरोज में दिख रहा था। सरोज विवाह के समय अपने जीवन के नए पहलू को देख पा रही थी, जिसमें उसके साथ उसके पति थे, जिसकी वजह से जो उसके होठों और मन में खुशी थी वो फूट फूट कर बाहर आना चाह रही थी। विवाह के समय सरोज आगे की लाइफ के बारे में सोच रही थी कि आगे की लाइफ में उनके साथ उनके पति है। उनकी जो खुशी है ना वो फूट फूट कर बाहर निकल रही थी, परंतु नववधु होने के कारण वह उस खुशी को दबा रही थी। लेकिन नई नई दुल्हन होने की वजह से वह उस खुशी को दबा के रख रही थी। लज्जा के कारण अपनी खुशी दबाने से उसकी होठों पर कंपन प्रदर्शित हो रही थी। लज्जा के कारण वह हंस नहीं पा रही थी, अपने हंसी को दबा रही थी, जिससे उनका जो ओंठ था ना वह थोड़ा थोड़ा कंपन कर रहा था, कांप रहा था। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।